नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जहां कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। तो सवाल उठता है कि इतनी सारी भाषाओं के बीच सरकार अपना कामकाज कैसे चलाती होगी। आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे और भारत की राजभाषा नीति को समझेंगे। सोचिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक नया देश, सैकड़ों भाषाएं और बोलियां। अब इन सबको एक साथ लेकर सरकारी कामकाज कैसे चले? एक कॉमन भाषा कौन सी हो? ये वाकई एक बहुत बड़ी पहेली थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे उस भाषाई चुनौती की, फिर देखेंगे कि हमारे संविधान ने इसका क्या हल निकाला। इसके बाद हम इस पॉलिसी के नियमों को समझेंगे, जानेंगे कि कौन सी कमिटियां इसे देखती हैं और आखिर में ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, समझते हैं कि आखिर ये भाषाई चुनौती थी क्या और देश को जोड़ने के लिए एक भाषाई पुल की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, यहाँ मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि किसी एक भाषा को सब पर थोप दिया जाए या स्थानीय भाषाओं को खत्म कर दिया जाए। नहीं, आइडिया था एक सेतु बनाने का, एक ब्रिज जो अलग अलग भाषा बोलने वाले राज्यों को सरकारी कामकाज के लिए एक दूसरे से जोड़ सके। बस इतना ही। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब आते हैं इसके सल्यूशन पर। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे दिया, उन्होंने इसकी नींव कैसे रखी, चलिए देखते हैं। और वो दिन था 14 सितंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने यह फैसला लिया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। और इस फैसले के पीछे एक गहरी सोच थी। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। मतलब उनका कहना था कि एक अपनी कॉमन भाषा होनी ही चाहिए। ये सिर्फ गर्व की बात नहीं थी, बल्कि देश को चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए एक जरूरत थी। तो यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, राजभाषा। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, वो भाषा जो सरकारी दफ्तरों में, एडमिनिस्ट्रेशन में और संसद की कार्यवाही में इस्तेमाल होती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हमारे संविधान में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है, राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजभाषा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकारी काम के लिए, जबकि राष्ट्रभाषा किसी देश की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी होती है। तो ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, संविधान में तो बात हो गई, लेकिन असल में जमीन पर ये पॉलिसी काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं? अब जरा इसे समझते हैं। इस पूरी पॉलिसी को लागू करने के लिए दो बड़े कानूनी आधार हैं। पहला 1963 का राजभाषा अधिनियम, जिसने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के इस्तेमाल को भी जारी रखा, और दूसरा 1976 के राजभाषा नियम, जिसने इसे लागू करने का पूरा डिटेल्ड फ्रेमवर्क तैयार किया। और इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया गया। पूरे देश को 3 हिस्सों या क्षेत्रों में बांट दिया गया, क, ख और ग। और ये बंटवारा इस आधार पर हुआ कि कहाँ हिंदी का इस्तेमाल कितना होता है। अब इस बंटवारे का सीधा असर पड़ता है सरकारी चिट्ठी पत्री पर, मतलब कम्युनिकेशन पर। जैसे जो राज्य क क्षेत्र में आते हैं, केंद्र सरकार से उनको जाने वाली चिट्ठियां हिंदी में ही होनी चाहिए। वहीं जो ग क्षेत्र में है, उनसे कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। सिंपल। अच्छा, तो ये सिस्टम तो बन गया, पर इसकी देखरेख कौन करता है? कौन ये पक्का करता है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो? इसके लिए बाकायदा कई कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें सबसे बड़ी है केंद्रीय हिंदी समिति, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। यही पॉलिसी पर बड़े फैसले लेती है। फिर एक संसदीय राजभाषा समिति है, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, और ये देखती है कि हिंदी का इस्तेमाल कितना आगे बढ़ा। और तो और हर मिनिस्ट्री की अपनी अपनी हिंदी सलाहकार समिति भी होती है। मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये सब नियम, कानून, कमेटियां, आखिर इन सब का मतलब क्या है? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं कि ये सब क्यों मायने रखता है। और बड़ी पिक्चर ये है कि भारत की कहानी सिर्फ एक भाषा की नहीं है। हमारा संविधान सिर्फ हिंदी को नहीं, बल्कि 22 भाषाओं को मान्यता देता है। ये सभी 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में शामिल हैं। इसमें असमिया,
बंगाली से लेकर तमिल तेलुगु तक शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ केंद्र सरकार के काम के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की बाकी सभी प्रमुख भाषाओं का भी पूरा सम्मान है। तो कुल मिलाकर ये पूरी पॉलिसी एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, एक ऐसा बैलेंस जहां सरकारी कामकाज की सहूलियत के लिए कॉमन भाषा भी हो और साथ ही साथ देश की जो हजारों साल पुरानी भाषाई विरासत है उसका जश्न भी मनाया जा सके। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या एक राजभाषा और इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाओं के बीच बनाया गया ये नाजुक सा बैलेंस सच में भारत की एकता को और मजबूत करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।